सर स्टूडेंट्स देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी में हम आगे बढ़ता है अल्डिहाइड कीटोन्स के, और आज मैं सिखाऊंगा आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। देखिए, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट क्या होता है? जब आपके पास एक से ज्यादा कंपाउंड हो, जैसे अगर मैंने 2 बीकर लिए हैं और दोनों बीकर के अंदर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ऐसा मैंने आपसे कहा है। अब मुझे पता नहीं है कि कौन से बीकर के अंदर अल्डिहाइड है और कौन से बीकर के अंदर कीटोन है। तो अगर मुझे पहचानना है कि कौन से बीकर में अल्डिहाइड है और कौन से बीकर में कीटोन है, तो मुझे उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। यानी मैं ऐसा कोई केमिकल डालूंगा जो उस अल्डिहाइड को डिटेक्ट कर पाए, ठीक है, और वो कीटोन के लिए डिटेक्शन नहीं देगा। तो ये रिएजेंट जो है, इससे मैं पता कर सकता हूँ कि मेरे कौन से बीकर में अल्डिहाइड रखा हुआ है और कौन से बीकर में कीटोन रखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का कंसेप्ट है आपको समझ में आया कि इट इज सम रिएजेंट और एक्शन ऑफ सम रिएजेंट और सम काइंड ऑफ रिएक्शन दैट इज गिवन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दैट ग्रुप। सच टेस्ट आर कॉल्ड एज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। इसके पहले भी हम लोग ने फिनॉल के लिए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट देखा है पिछले चैप्टर में, अल्कोहल्स के लिए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट देखा है पिछले चैप्टर्स में। उसी तरह से यहाँ पर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए भी हम क्या देखने वाले हैं? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, क्योंकि इन पर शॉर्ट नोट पूछ जाती है और एग्जाम में ये 2 या 3 मार्क के लिए जरूर आता है, नहीं तो एंट्रेंस एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या हम पढ़ने वाले हैं? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, जिसमें सबसे पहली टेस्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट, जिनका नाम है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। या तो फिर लोग इसे प्यार से सिल्वर मिरर टेस्ट ऐसा भी कहते हैं, ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट ऐसा भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है। टॉलेंस रिएजेंट या सिल्वर मिरर टेस्ट जो होता है, सबसे पहले ये टेस्ट किसको डिटेक्ट करता है? ये टेस्ट एलिफैटिक अल्डिहाइड्स और एरोमेटिक अल्डिहाइड्स को ही डिटेक्ट करता है। इनके अलावा ना ही अल्कोहल को डिटेक्ट कर पाएगा, ना ही कीटोन को डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सकता हूँ कि टॉलेंस रिएजेंट या सिल्वर मिरर टेस्ट, दिस टेस्ट इज गिवन positive for aliphatic and aromatic, ध्यान से सुनिएगा, aliphatic and aromatic aldehydes, ठीक है। This test is given negative. This test is given negative for कीटोन्स, ठीक है, अल्कोहल्स, ईथर्स एक्सेट्रा। इन सभी के लिए ये जो टेस्ट हो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। सिर्फ एलिफैटिक अल्डिहाइड्स और एरोमेटिक अल्डिहाइड को अगर आपको पहचानना होगा तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसमें हम जो रिएजेंट यूज करने वाले हैं इस टेस्ट के दौरान, हम जो रिएजेंट यूज करने वाले हैं उसी रिएजेंट का नाम है टॉलेंस रिएजेंट, करेक्ट। टॉलेंस एक साइंटिस्ट था जिसने ये रिएजेंट ढूंढा, तो इसके लिए उसका नाम रखा गया टॉलेंस रिएजेंट। और ये जो टेस्ट है उसको भी टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कहा जाता है या तो फिर सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। अब सिल्वर मिरर टेस्ट ऐसा क्यों कहा जाता है ये मैं अभी आपको 5 मिनट में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट होता है। अब टॉलेंस रिएजेंट का एक्चुअल मतलब क्या है कि इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इट इज नथिंग बट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यानी AgNO3 को, सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया के प्रेजेंस में, ठीक है, डिसॉल्व किया गया है और इस टेस्ट को बनाया गया है, यानी इस रिएजेंट को जो है बनाया गया है, ठीक है। अमोनिया कह सकते हैं, या फिर अगर मैं अमोनिया का बहुत ही प्रोमिनेंट फॉर्म लूं तो जिसे हम लिकर अमोनिया कहते हैं, दैट इज NH4OH, ठीक है, लिकर अमोनिया। तो लेट मी राइट दिस, लिकर अमोनिया। तो ये भी अमोनिया मीडियम यानी लिकर अमोनिया ही हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। टेबल रिएजेंट इज लिकर अमोनिया, ठीक है, क्योंकि अमोनिया तो गैस होता है तो जनरली हम गैस को डायरेक्ट यूज नहीं करते। तो अमोनिया को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इट गिव्स लिकर अमोनिया, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये AgNO3 को हम दोनों को जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पर वो टॉलेंस रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब वो टॉलेंस रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा तो हम पूरा नहीं लिखते, हम उसका सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, दैट इज AgNH3 ट्वाइस, ठीक है। देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जहां पर NH3 जो है वो लिगैंड का काम कर रहा है और Ag जो है वो सेंट्रल मेटल का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2 लिगैंड्स और ये एक सेंट्रल मेटल, और इस बॉक्स पर, पूरे बॉक्स पर चार्ज है +1, ठीक है। और बाजू में होगा OH- जो कि एक काउंटर आयन का काम कर रहा है, दैट इज नेगेटिव काउंटर आयन। तो उम्मीद करता हूँ आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है, मेरी लेक्चर्स देखे, तो वहां पे मैंने आपको सिखाया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे दिखते हैं। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो होता है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट टू बी डिसॉल्व्ड इन लिकर अमोनिया, ऑटोमेटिकली फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड डायअमाइन सिल्वर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या फिर अगर मैं इसका IUPAC लिखूं तो ये हो जाएगा डायअमाइन
सिल्वर 1 हाइड्रो ऑक्साइड, ये उसका यूपीएससी नेम होगा। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूपीएससी नेम भी लिखना सिखाया है, लिगेंड्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, डेंटिसिटी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 है, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी चीज से याद रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में ये वाला जो यहाँ पर बन रहा है ना पूरा, तो इसे हम कहते हैं अपना टॉलेंस रिएजेंट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें एकदम क्लियर रही होगी, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कि किसी अल्डिहाइड के अंदर, ध्यान से सुनना, मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। रिएक्शन हमको कैसे पता चलता है कि ये जो रिएजेंट है वो अल्डिहाइड को डिटेक्ट करेगा, कि जैसे अगर समझो हमारे पास में कोई अल्डिहाइड और आपने उसमें ऐड कर दिया टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ना, ठीक है, सिल्वर का पीपीटी बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ना, अगर आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्डिहाइड लिया है और उसमें आपने टॉलेंस रिएजेंट डाला है और आफ्टर द रिएक्शन अगर वहां पर सिल्वर का पीपीटी, उम्मीद करता हूं पता होगा आपको, सिल्वर एक शाइनी मेटल है, तो अगर उस शाइनी मेटल का प्रेसिपिटेट मिलता है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो जो टेस्ट ट्यूब है उसका जो ग्लास है उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। तो टेस्ट ट्यूब जो है उसके चारों तरफ वो शाइनी सिल्वर मेटल का प्रेसिपिटेट चिपक जाएगा। तो आप जब टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देखोगे ना तो आपको अपना ही चेहरा टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर का मेटल जम चुका है और वो इतना शाइनी होता है कि वो आप सभी सरफेस को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप टेस्ट ट्यूब को देखोगे तो आपको अपना ही फेस उसके अंदर दिखाई देगा। इसलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। सर अगर हम लोग ने किसी कंपाउंड के अंदर टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया और सिल्वर मिरर नहीं बन रहा है या सिल्वर पीपीटी नहीं बन रहा है तो इससे हमें क्या कंक्लूड करना चाहिए? इससे हमें ये कंक्लूड करना चाहिए कि टेस्ट नेगेटिव है। टेस्ट नेगेटिव है मतलब जो गिवन कंपाउंड इज नॉट एन अल्डिहाइड। ठीक है, इफ द गिवन कंपाउंड वाज अल्डिहाइड, कंपाउंड वाज अल्डिहाइड, इट वुड हैव गिवन यू द सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए उसका रिएक्शन के थ्रू हम देखते हैं कि किससे हम लोग को ये सिल्वर मिरर मिलता है। तो ध्यान से रखिएगा, ठीक है, कि अभी इसका मतलब होता है ये एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो देखिए कैसा होता है, अगर आपके कंपाउंड के पास में कोई अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है यानी C+H ग्रुप प्रेजेंट है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ये जो टेस्ट है वो दोनों के लिए आती है। तो अगर आपके पास में कोई अल्डिहाइड है और आपने उसमें टॉलेंस रिएजेंट ऐड कर दिया तो देखिए टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 ट्वाइस। ठीक है, ये कैटायन कॉम्प्लेक्स होता है और साथ में इसके OH- का एनायन कॉम्प्लेक्स होता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, आप इसको वार्म करेंगे, बहुत ज्यादा हीट नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा वार्मिंग करेंगे। हीट करेंगे तो ये प्रेसिपिटेट बिगड़ जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, तो आपको टेस्ट अच्छी तरह से नहीं आएगा। तो ध्यान रखना वार्म करना है ताकि अच्छी तरह से सिल्वर का जो प्रेसिपिटेट है वो टेस्ट ट्यूब के किनारों पे जम जाए। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने कहा था ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है और ये जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जो टॉलेंस रिएजेंट है ना अपना, देखिए ये जो पूरा टॉलेंस रिएजेंट है वो, लेट मी राइट टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो आपको नहीं लगता ये मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा। और हमें पता है कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, क्योंकि हमने ये प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ रखा है और हमने ये MOP नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि अल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। खैर यहाँ पर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बना रहा हूँ, पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना रहा हूँ या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बना रहा हूँ। बोलने की बात तो यही है कि अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, अब वो आयनिक फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक मीडियम है तो वो आयनिक फॉर्म में, दैट्स इट। ठीक है, और अगर देखिए टॉलेंस रिएजेंट इसका ऑक्सीडेशन करता है, तो अपने आप का क्या करेगा, ऑफ कोर्स रिडक्शन करेगा, तभी तो एक रिएक्शन कंप्लीट होगा ना। कभी भी खाली ऑक्सीडेशन या खाली रिडक्शन रिएक्शन ऐसा होता नहीं है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो अपने आप का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पर जो सिल्वर है उसका अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूं तो वो +1 है। आप बाद में ढूंढ सकते हैं क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, तो अब इसका रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो अब वो +1 से आ जाएगा 0 स्टेट में। ठीक है, और 0 स्टेट में वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो आपको नहीं लगता यहाँ से अमोनिया का गैस जो है वो लिबरेट हो चुका होगा, अमोनिया का गैस यहाँ से लिबरेट हो चुका होगा। ठीक है, और साथ ही में अमोनिया का गैस लिबरेट होकर के साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल भी मिल रहा होगा क्योंकि ये OH- है।
ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एच होता है वो ऐसे इस तरह से आपको वाटर मॉलिक्यूल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप Ag जो है +1 स्टेट से अपने आप को 0 स्टेट में ला रहा है। कौन से स्टेट में ला रहा है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ला रहा है। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इस रिएक्शन में देखो अल्डिहाइड से वो एसिड में जा रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो एक तरह से ये एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है। अब आप मुझे बताइए, जब वो आयोनिक फॉर्म में था, सिल्वर जब आयोनिक फॉर्म में था, तब तो उसका प्रेसिपिटेट नहीं बना होगा। जब वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया या ग्राउंड स्टेट में आ गया या फिर 0 स्टेट में आ गया, तभी एग्जैक्टली तभी उसका प्रेसिपिटेट बनना शुरू होगा, क्योंकि सिल्वर एक मेटल है, ठीक है। वो इस पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब वो प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब को चारों तरह से चिपक जाएगा, इसलिए टेस्ट ट्यूब जो है वो सिल्वर कलर का मिरर जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस टेस्ट को कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। अब टॉलेंस रिएजेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड का या एलिफेटिक अल्डिहाइड का या एरोमेटिक अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकता है। अगर यहाँ पर आपने कीटोन रखा होता तो ये मॉलिक्यूल कीटोन से रिएक्ट नहीं करता। अगर आपने अल्कोहल रखा होता तो ये मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता। अगर आपने ईथर रखा होता ईथर से रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये जो टेस्ट है स्पेसिफिकली एलिफेटिक अल्डिहाइड या एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए आता है। सो दिस रिएक्शन और दिस रिएजेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अल्डिहाइड्स, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के अंदर सीखता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ टॉलेंस रिएजेंट का आपको अच्छे से समझ में आया। हाँ, बाय द वे आप इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है, आपको बस यहाँ पर 2 लिखना होगा, यहाँ पर 3 लिखना होगा। तो आप देख सकते हैं 2 बार सिल्वर तो प्रेसिपिटेट भी 2 बार बनेगा। जब यहाँ 2 बार लिखा तो अमोनिया मॉलिक्यूल 4 हो गया, तो आपको यहाँ पर 4 लिखना होगा, ठीक है। और 3 बार OH है तो 3 बार वाटर भी जरूर बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखिए आपको रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होकर के मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉलेंस रिएजेंट अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। आप चाहो तो बाद में YouTube वगैरह पे सर्च करके टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट का वीडियो भी देख सकते हो, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से सिल्वर कलर का मिरर जो है वो इस रिएक्शन में बनता है। हाँ, जब ये रिएक्शन आप परफॉर्म करेंगे कॉलेज में, अब तो कॉलेज आपका चालू नहीं है ड्यू टू पेंडेमिक, बट अगर प्रैक्टिकल होता तो आपको ये जरूर आपको कॉलेज में करवाते रिएक्शन। अब जब आप कॉलेज में रिएक्शन करवाते, बच्चे एक गलती कर देते, वो वार्म नहीं करते, उसको ज्यादा हीट कर देते। तो ज्यादा हीट करने से क्या हो जाएगा, आपको जो प्रेसिपिटेट सिल्वर कलर का आना चाहिए था, अब वो ब्लैक कलर का आएगा, ठीक है। तो वो भी माना जाता है, ब्लैक पीपीटी भी इट इज अंडरस्टूड कि रिएक्शन हुआ है, ठीक है, बट वो एक अच्छे केमिस्ट या अच्छी लेबोरेटरी प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ये वार्म रखेंगे तो अच्छी तरह से धीरे 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 करके वो प्रेसिपिटेट अच्छे से बनेगा। जितना टेस्ट ट्यूब को आप शेक करेंगे उतना उसका प्रेसिपिटेट बिगड़ जाएगा। आप अच्छे से उसको एक साइड में रखिए वार्म करके, वो धीरे धीरे अच्छे से प्रेसिपिटेट पूरा टेस्ट ट्यूब को कवर करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ टॉलेंस रिएजेंट आपको यहाँ तक पूरा दिमाग में उतर गया, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, टॉलेंस रिएजेंट इज ओनली गिवन पॉजिटिव बाय एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, ठीक है। कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, अल्कोहल्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, and of course ethers also do not give this test. Any other compound will not give this test. Only aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde will give this test. अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स या फिर सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन या फिर अपना टॉलेंस रिएजेंट कहूँ, उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। सिल्वर फ्रॉम +1 स्टेट गोज इनटू सिल्वर 0 स्टेट, है ना। और अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो आप कह सकते हैं अल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। फिलहाल तो ये कार्बोक्सिलेट आयन है, बट फाइन, एसिड में तो कन्वर्ट हो ही रहा है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर अगर टॉलेंस रिएजेंट का नेचर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं अल्डिहाइड का नेचर पूछूं तो क्या हो जाएगा, इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तभी तो इसका रिडक्शन किया। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, अच्छे से आपको रेडॉक्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके इसके ऊपर के एमसीक्यूज आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपके नोटबुक में लिख लीजिए अच्छे से। और ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क में 2 मार्क में आता ही आता है एग्जाम में। तो एक काम कर सकते हैं आप, ये यहाँ से लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंसेप्ट को आपके बुक में लिख सकते हैं। बट आपके पास में जो क्लासेस से दी हुई नोट्स है, जो भी है टारगेट है या जो भी कोई नोट्स आपको दी है, स्टडी मटेरियल दिया है, उसमें जाके आप एक बार क्वेश्चन देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टॉलेंस रिएजेंट दिया है या ऐसा कुछ दिया है, तो वहां पर जाके देखिए कि उसका लैंग्वेज किस तरह से लिखा गया है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है ना, आपको लिख के बताना पड़ता है कि ऐसा होता है टॉलेंस रिएजेंट, सिर्फ इंग्लिश लिखना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर आप एक बार अपने स्टडी मटेरियल से देख लीजिए। बाकी कंसेप्ट तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी तरह से सिखा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हम आप सीखेंगे अपनी सेकेंड डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ठीक है।
अब जो हमारी सेकंड डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है वो क्या है, प्लीज पे अटेंशन। सेकंड डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है हमारी फेलिंग्स सॉल्यूशन, फेलिंग्स सॉल्यूशन, ठीक है। यही डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का नाम है, फेलिंग सॉल्यूशन या फिर एक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ऐसा भी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिए ये टेस्ट क्या बताता है हमें। ये टेस्ट जो है फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, इट इज पॉजिटिव फॉर एलिफैटिक अल्डिहाइड्स ओनली, ठीक है। इसका मतलब ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक अल्डिहाइड्स बताते हैं, ठीक है। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स भी ये टेस्ट नहीं बता सकते हैं। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड कौन सा टेस्ट बताते हैं, टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट बताते हैं। टॉलेंस रिएजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, तो वो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के अल्डिहाइड को डिटेक्ट कर सकता है। पर फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग रिएजेंट नहीं है, टॉलेंस रिएजेंट से थोड़ा सा वीक रिएजेंट है, इसलिए वो सिर्फ एलिफैटिक अल्डिहाइड्स को डिटेक्ट करता है, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स को डिटेक्ट करता नहीं है। कीटोन्स को तो बिल्कुल डिटेक्ट नहीं करेगा, अल्कोहल को भी बिल्कुल डिटेक्ट नहीं करेगा, किसी भी फंक्शनल को डिटेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक अल्डिहाइड्स को डिटेक्ट करेगा। इसलिए ये भी एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में आता है, ठीक है। अब जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑफ कोर्स इस रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट होगा वो एक नहीं बल्कि दो रिएजेंट है। फर्स्ट रिएजेंट इज कॉल्ड एज फेलिंग्स सॉल्यूशन A and the second reagent will be called as Fehling's solution B। अब Fehling's solution A में क्या होता है, उसमें होता है aqueous solution of copper sulfate, aqueous solution of copper sulfate। और आपको पता है कि ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, आपने बचपन से पढ़ा है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और aqueous स्टेट में ऑफ कोर्स ब्लू कलर का है। और B Fehling's solution B ये क्या होता है, इसे कहते हैं रोशेल्स सॉल्ट। जी हाँ, इसे क्या कहते हैं, रोशेल्स सॉल्ट। सर रोशेल्स सॉल्ट क्या होता है, रोशेल्स सॉल्ट कुछ नहीं होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, है ना। जैसे लैक्टिक एसिड होता है ना दूध में, वैसे टर्मरिन यानी इमली, टर्मरिक नहीं है, टर्मराइन जो इमली होती है उसमें जो एसिड होता है उसे हम टार्टरिक एसिड कहते हैं। तो टार्टरिक एसिड का अगर हमने सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बनाया तो उसे हम कहते हैं रोशेल्स सॉल्ट। रोशेल्स सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए के अंदर होता है एक्वियस कॉपर सल्फेट और फेलिंग सॉल्यूशन बी के अंदर होता है रोशेल्स सॉल्ट या फिर हम कह सकते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। चलिए तो अब ये रिएक्शन कैसे देगा वो हम देखते हैं। रिएक्शन के दौरान क्या होगा, अगर आपके पास में कोई एलिफैटिक अल्डिहाइड है तो उसमें आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे फेलिंग्स सॉल्यूशन A प्लस फेलिंग्स सॉल्यूशन B। तो रिएक्शन में क्या होगा, आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एलिफैटिक अल्डिहाइड्स का क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और तो और आपको यहाँ पर एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर आपके रिएक्शन के अंदर रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है आफ्टर एडिंग फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B, दिस कंफर्म्स दैट द कंपाउंड प्रेजेंट विल बी एलिफैटिक अल्डिहाइड। अगर रेड प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा है, कुछ और प्रेसिपिटेट आ रहा है, या रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, या कुछ और भलता ही रिएक्शन आ रहा है, तो मतलब वो टेस्ट एलिफैटिक अल्डिहाइड के लिए नहीं है। इसका मतलब द प्रेजेंट कंपाउंड इज नॉट एन एलिफैटिक कंपाउंड, इट कैन बी एनी अदर कंपाउंड। इफ ओनली द रेड प्रेसिपिटेट कम्स, ठीक है, देन वी कैन डिटेक्ट द कंपाउंड प्रेजेंट विल बी एलिफैटिक अल्डिहाइड, राइट। अब मैं आपको ओरिजिनल रिएक्शन लिख के बताता हूँ। ऑफ कोर्स ये भी एक तरह का ऑक्सीडेटिव प्रोसेस ही है, ठीक है, जिस तरह से टॉलेंस रिएजेंट भी एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस था। तो देखिए अगर आपके पास में कोई एलिफैटिक अल्डिहाइड है जो कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो इसमें आप ऐड करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन A पहले और फिर आप ऐड करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन B, ठीक है। पहले फेलिंग सॉल्यूशन B नहीं ऐड किया जाता है, पहले क्या ऐड किया जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन A ही ऐड किया जाता है। तो जब फेलिंग सॉल्यूशन A ऐड करेंगे तो आपको नहीं लगता कॉपर सल्फेट में से कॉपर +2 के आयंस आएंगे। कॉपर सल्फेट में कॉपर का स्टेट क्या है, +2 है, तो उसमें से कॉपर सल्फेट के अंदर से +2 के आयंस आएंगे। ऑफ कोर्स एक्वियस मीडियम में होंगे क्योंकि एक्वियस कॉपर सल्फेट यूज कर रहा है ना, ठीक है। प्लस वाटर के वजह से वहां पर OH- आयंस भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वाटर की वजह से वहां पर OH- आयंस भी प्रेजेंट होंगे। तो देखिए कॉपर +2 आयंस और OH- आयंस ये दोनों मिला करके होता है फेलिंग्स सॉल्यूशन, ये दोनों मिला करके होता है फेलिंग्स सॉल्यूशन। और इसका कलर क्या होता है बच्चा, ब्लू कलर होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर रही होगी। तो सर फेलिंग सॉल्यूशन B तो आपने लिखा ही नहीं, होल्ड डाउन। फेलिंग सॉल्यूशन B को हम लिखते नहीं है पर हम ऐड जरूर करते हैं। हम रिएक्शन के दौरान फेलिंग सॉल्यूशन B को लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते है उसके लिए 2 मिनट में हम आपको आंसर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने फेलिंग सॉल्यूशन A का रिएजेंट लिखा था, कॉपर +2 आयंस एंड OH- आयंस, ठीक है। तो चलिए अब जो रिएक्शन करेंगे ड्यू टू ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेटिव प्रोसेस ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा।
अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो ये अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, और हम जानते हैं कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। पर मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिख रहा हूँ, उसको आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सॉल्ट बन जाता है उसका। ठीक है, जैसे टॉलेंस स्टेज में भी सॉल्ट बन गया था उस तरह से यहाँ पर भी सॉल्ट बन जाता है, इसलिए आयनिक फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कहने की बात क्या है, अल्डिहाइड बिकम्स कार्बोक्सिलिक एसिड। इजी बात है कि नहीं। अब जब आप ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है तो अपना खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा ऑफकोर्स। तो जब रिडक्शन करेगा तो आपको नहीं लगता कॉपर +2 स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है कंपाउंड जिसका नाम है Cu2O। अगर आप गौर से देखें बच्चों तो ये कॉपर Cu2O जो है इसको हम कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। और इस क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, और कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर +2 आयंस आए थे रिएजेंट में वो क्या है +2 स्टेट में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो +2 से किस में जा रहा है, +1 में जा रहा है, यानी इट इज रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ देखिए आप एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स टाइप का रिएक्शन है, जो कि हम ऑलरेडी टॉलेंस में भी देख चुके हैं कि वैसा ही कुछ रिएक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉपर +2 से कॉपर +1 में चले गया। और मजेदार बात यह है कि क्यूप्रस ऑक्साइड जो है ना इसका कलर रेड होता है, इसलिए आपको रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर क्यूप्रस ऑक्साइड बना है मतलब कॉपर का रिडक्शन हुआ है, अगर कॉपर का रिडक्शन हुआ है मतलब कॉपर ने सामने वाले का ऑक्सीडेशन किया है, और अगर सामने वाले का ऑक्सीडेशन किया है तो आपको समझ में आएगा कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे एसिड ही बनता है, तो ही जाके रेड पीपीटी बनेगा ना, क्योंकि क्यूप्रस ऑक्साइड तभी बनेगा। तो ये प्रूव कर देता है कि रेड पीपीटी अगर बना तो इसका मतलब सामने वाला कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक अल्डिहाइड है, क्योंकि एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए ये टेस्ट नेगेटिव आती है। ठीक है, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स को इससे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, तो सर किससे डिटेक्ट किया जाएगा, टॉलेंस रिएजेंट से डिटेक्ट किया जाएगा। सर क्या इस टेस्ट से हम कीटोन को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या कीटोन के लिए रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, जी नहीं, कीटोन्स के लिए ये टेस्ट नहीं है, कीटोन्स के लिए रेड प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन से नहीं मिलेगा। फेलिंग सोल्यूशन का कीटोन्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। सर ये तो आपने बता दिया कि ये Cu+2 और OH- तो है वो तो यहाँ से आ जाएगा फेलिंग सोल्यूशन ए से, पर आपने सर बोला था फेलिंग सोल्यूशन बी भी ऐड किया जाता है, पर आपने इस रिएक्शन में कहीं पे भी लिखा नहीं है। जी हाँ, फेलिंग सोल्यूशन बी जो है वो हम इस रिएक्शन में कहीं लिखते नहीं है, पर उसका काम क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। फेलिंग सोल्यूशन बी जो है, अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, आप बाद में अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फेलिंग सोल्यूशन बी जो है ये क्या काम करता है, इट प्रिवेंट्स ठीक है प्रेसिपिटेशन, पीपीटीएन का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH2। देखो क्यूप्रस +2 आई मीन क्यूप्रिक आयन दैट इज Cu+2 एंड OH- जब साथ में होता है तो चांसेस होता है कि क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बन जाए, और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट होता है वो व्हाइट कलर का होता है। क्या कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो सर ये आपने फेलिंग सोल्यूशन बी इसलिए डाला ताकि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट ना बने। फेलिंग सोल्यूशन बी इट प्रिवेंट्स द प्रेसिपिटेशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ व्हाई डू आई नीड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, बिकॉज लिसन, अगर कॉपर और OH- आपस में ही रिएक्ट करके क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो मेरे अल्डिहाइड को कवर कर लेगा, वो मेरे अल्डिहाइड को घेर लेगा, वो मेरे अल्डिहाइड के ऊपर एक लेयर बना देगा। तो अगर अल्डिहाइड के ऊपर एक लेयर बन गया तो क्या अल्डिहाइड अच्छी तरह से इससे रिएक्ट करेगा, नहीं। अगर वो अच्छी तरह से उससे रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या मुझे अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नहीं। अगर मुझे अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो क्या मुझे अच्छी तरह से रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्या, नहीं। ठीक है, तो अगर आपने इसका प्रेसिपिटेशन होने से नहीं रोका तो आपका रेड प्रेसिपिटेट बहुत कम बनेगा, और इतना कम बनेगा कि व्हाइट के सामने वो दिखाई भी नहीं देगा। तो आपका टेस्ट आपको बता नहीं पाएगा बराबर से कि ये टेस्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। इसलिए हम क्या करते हैं कि फेलिंग सोल्यूशन ए के एक्शन के बाद तुरंत फेलिंग सोल्यूशन बी भी डाल देते हैं। फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, वो क्या करता है, इन दोनों आयंस को सेपरेट करके रखता है ताकि उसका प्रेसिपिटेशन ना हो, और उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो मेरे अल्डिहाइड को कोई चिपकेगा नहीं। अगर अल्डिहाइड को कोई चिपकेगा नहीं तो मेरी रिएक्शन बहुत ही अच्छे से इन मॉलिक्यूल्स के साथ होगा और बहुत ही अच्छे से मुझे रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट में याद रखना है, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड बी। ए ही ओरिजिनल रिएजेंट है, दैट इज एक्वियस कॉपर सल्फेट। ठीक है, बी जो है वो सिर्फ एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। ठीक है, वो बचाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट को बनने से, जो कि व्हाइट कलर का होता है, जो कि मेरे रिएक्शन में एरर दे सकता है। उम्मीद करता हूँ फेलिंग सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो इसके लिए भी मैं आपको सेम सजेशन दूंगा कि इसको आप अपने बुक में अच्छी तरह से लिख लीजिए। अगर मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ कि हु इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप कहेंगे फेलिंग सॉल्यूशन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हु इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप कहेंगे एल्डिहाइड एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट सिंस इट रिड्यूसेस द फेलिंग सॉल्यूशन टू फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड व्हिच इज रेड कलर, राइट, लाइक दैट। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, आप अच्छी तरह से उसको कंसेप्ट आ जाएगा तो जवाब दे पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका भी एग्जाम में शॉर्ट नोट आएगा या फिर 2-3 मार्क के लिए पूछ लेंगे, राइट द रिएक्शंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ये बैलेंस रिएक्शन लिखना होगा। तो बैलेंस रिएक्शन लिखना इसमें बहुत ज्यादा आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर साइड में ऑफकोर्स वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 टाइम्स लिख लेना, यहाँ 5 टाइम्स लिख लेना, क्योंकि यहाँ कॉपर 2 है ना, तो यहाँ तो 2 लिखना ही था। 5 टाइम्स OH है ना, तो ये वाटर जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली यहाँ पर बैलेंसिंग करके आप देखेंगे तो 3 टाइम्स आएगा। बाद में वेरीफाई कर सकते हैं बैलेंसिंग, ठीक है, इस तरह से। और जो राइटिंग मटेरियल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वो आप एक बार स्टडी मटेरियल में से देखिए कि उसको लिखा कैसे गया है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से आंसर को प्रेजेंट कर सके। मेरे पेपर में अगर आप इतना भी लिख के आ गए, मुझे समझ गया कि आपको इतना रिएक्शन आता है, इसके अंदर एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बता दिया, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं तो आपको पूरे मार्क्स दे दूंगा। लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन का भी कुछ मायना होता है ना, उसका भी टीचर कुछ रिस्पेक्ट होता है, ठीक है, कि पेपर प्रेजेंटेशन बच्चे ने कैसे किया। तो उसलिए आपको आंसर पॉइंट वाइज लिखने होते हैं, किसके बाद कौन सा पॉइंट लिखना चाहिए, कब रिएक्शन लिखना चाहिए एक्सेट्रा। वो सारी जो चीजें होती है प्रेजेंटेशन, वो आपको आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, वहां से आप इसको लर्न कर सकते हैं। बाकी कंसेप्ट यहाँ पे मैंने सिखा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट सिखाए, टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं आगे अपने तीसरे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरफ। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही स्वीट सा टेस्ट है ये, बहुत आसान टेस्ट है। देखिए इसका नाम है स्किफ्स रिएजेंट, एक्शन ऑफ स्किफ्स रिएजेंट या फिर स्किफ्स टेस्ट, स्किफ्स टेस्ट, ठीक है। अब देखिए मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हुआ कि लास्ट लेक्चर में भी हमने स्किफ्स ऐसा कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने स्किफ्स बेस पढ़ा था। सर स्किफ्स बेस क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई अल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल अमोनिया के डेरिवेटिव्स यानी 1 डिग्री अमाइन, अभी के लिए देखिए 1 डिग्री अमाइन से अगर रिएक्ट कर जाएगा तो यहाँ से लॉस ऑफ वाटर करते हैं हम लोग, ये H2 और ये O निकल जाता है और आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिलता है। याद कीजिए इसे हमने कहा था इमाइन कंपाउंड, या फिर मैंने आपको कहा था कि इसे कहा जाता है स्किफ्स बेस। क्या कहा जाता है इसे? स्किफ्स बेस। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, स्किफ्स रिएजेंट जो है वो बहुत ही अलग कंपाउंड है और स्किफ्स बेस जो है उसे हम क्या कहते हैं? इमाइन। तो भले साइंटिस्ट सेम है बट स्किफ्स बेस का मतलब अलग होता है और स्किफ्स रिएजेंट का मतलब अलग होता है। तो सर स्किफ्स बेस तो हमें समझ में आ गया कि उसे इमाइन कहते हैं, वो और 1 डिग्री अमाइन का एक्शन अल्डिहाइड कीटोन पे होता है तब बनता है। तो स्किफ्स रिएजेंट क्या होता है? स्किफ्स रिएजेंट होता है पैरा रोजलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि स्किफ्स रिएजेंट का नाम क्या है। एक्चुअली स्किफ्स रिएजेंट कौन सा केमिकल है? इट इज नथिंग बट पैरा रोजलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा कि स्किफ्स रिएजेंट अलग बात है, स्किफ्स बेस अलग बात है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। इवन दो साइंटिस्ट आर सेम, स्किफ्स बेस इज इन इमाइन कंपाउंड एंड स्किफ्स रिएजेंट इज अ पैरा रोजलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। इट्स अ टाइप ऑफ डाई, DYE। ठीक है, डाई जो हम कलर यूज करते हैं ना उसे हम डाई कहते हैं, तो वो डाई का काम करता है। ठीक है, अब पैरा रोजलीन हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इसका जो कलर है, इसका कलर, क्योंकि हर डाई का कोई कलर होता है इसलिए तो उसे डाई कहा जाता है ना, तो कलर जो है वो क्या होता है? मजेंटा। ठीक है, द कलर इज कॉल्ड मजेंटा कलर। ठीक है, ये रेड का एक शेड होता है, मरून नहीं कहना चाहिए बट रेड का एक शेड होता है। आप सर्च कर सकते हैं बाद में मजेंटा कलर कैसा दिखाई देता है, आपको समझ में आएगा। इट इज द शेड ऑफ रेड कलर, तो मजेंटा कलर होता है। तो सर ये हमको कैसे डिटेक्ट करके बताएगा? तो ध्यान से सुनिए, जो स्किफ्स टेस्ट है या स्किफ्स रिएजेंट है ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो दिस टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर अल्डिहाइड। ठीक है, हाँ एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। ठीक है, तो सर आपने अब तक जितने भी टेस्ट बताए सब अल्डिहाइड के लिए था, तो कीटोन के लिए कोई टेस्ट ही नहीं है क्या? कीटोन के लिए टेस्ट है, वो 4th टेस्ट है, मैं इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, अल्डिहाइड के लिए कौन कौन से टेस्ट है एक बार रिवाइज कर लो। टॉलरेंस रिएजेंट एलिफेटिक अल्डिहाइड के लिए भी पॉजिटिव देगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए भी पॉजिटिव देगा। फेलिंग सॉल्यूशन ये एलिफेटिक अल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव देगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव नहीं देगा। और तीसरा सबसे इजी टेस्ट है दैट इज स्किफ्स रिएजेंट। ठीक है, तो स्किफ्स रिएजेंट क्या होता है? पैरा रोजलीन हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, एक डाई है और उसका कलर होता है मजेंटा। ये वाला जो टेस्ट है वो भी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही अल्डिहाइड के लिए मिलता है। कैसे करना है ये टेस्ट को ध्यान से देखिए। आप पहले कोई अल्डिहाइड ले लीजिए,
ठीक है, नहीं, या फिर मैं आपको इसको अलग तरीके से सिखाता हूँ, ये बहुत ईजी है। आप क्या कर लीजिए कि आप पहले स्किप्स रिएजेंट लीजिए, स्किप्स रिएजेंट लीजिए, और जो स्किप्स रिएजेंट होता है आपको पता है वो मजेंटा कलर का होता है, मजेंटा कलर, ठीक है। और इस स्किप्स रिएजेंट के अंदर आप क्या करिए, सल्फर डाइऑक्साइड का एक्शन कीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड का। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, ठीक है, आप पी ब्लॉक चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे इसके बाद में, इसको कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। तो देखिए ये जो ब्लीचिंग एजेंट है वो क्या कर देगा, ब्लीच कर देगा। ब्लीच का मतलब क्या होता है, कलर उड़ा देगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि स्किप्स रिएजेंट जो कि मजेंटा कलर का है उसका अगर ब्लीचिंग कर दिया तो मजेंटा कलर से वो क्या हो जाएगा, कलरलेस, वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो यू विल गेट कलरलेस कंपाउंड हियर, ठीक है। अगर इस कलरलेस कंपाउंड में आपने अल्डिहाइड ऐड किया ना तो ही मजेंटा कलर रीगेन हो जाएगा, तो ही मजेंटा कलर क्या हो जाएगा, रीअपियर या रीगेन हो जाएगा। मजेंटा कलर विल बी रीगेन, समझ में आया। अगर आपने कीटोन डाला तो मजेंटा कलर वापस आएगा क्या, नहीं। अल्कोहल डाला तो वापस आएगा क्या, नहीं। कुछ भी डालेंगे तो मजेंटा कलर वापस नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड, दैट इज अल्डिहाइड मतलब कौन सा, एलिफेटिक अल्डिहाइड या एरोमेटिक अल्डिहाइड, दो में से कोई भी अल्डिहाइड रहेगा, एलिफेटिक या एरोमेटिक, तो ही वो मजेंटा कलर वापस आता है। तो ये भी एक टाइप का टेस्ट हो गया डिस्टिंग्विश करने के लिए। किस किस रिएजेंट लेंगे जो पहले से मजेंटा कलर का होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ब्लीचिंग यानी सल्फर डाइऑक्साइड डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। अब वो कलरलेस कंपाउंड के अंदर हम अपना कंपाउंड ऐड करेंगे, सैंपल कंपाउंड। अगर अपने सैंपल कंपाउंड में अल्डिहाइड है तो मजेंटा कलर वापस आएगा, और अगर अल्डिहाइड नहीं है तो मजेंटा कलर वापस नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्किप्स रिएजेंट जो कि बहुत ही इजी सा छोटू सा रिएक्शन है आपको समझ में आ जाएगा। इसका कोई रिएक्शन करके नहीं बताना है, बस ये स्टेटमेंट के थ्रू ही इसको समझाया जाता है। अगेन आई विल एडवाइज यू ऑल टू जस्ट गो थ्रू दी राइटिंग मटेरियल फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। इनफैक्ट आपके बुक के अंदर ये जो मजेंटा है, आई मीन पैरारोसिलिन हाइड्रोजन क्लोराइड जो कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर दिया है, बट डोंट वरी, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्स्ट बुक में दिया है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ स्किप्स रिएजेंट आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए अब फोर्थ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए फोर्थ टेस्ट पे आता है, दैट इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। नाउ दिस पर्टिकुलर टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर कीटोन्स एंड ओनली कीटोन्स। अल्डिहाइड के लिए तो तीन टेस्ट है, ठीक है। टॉलेंस भी चलता है, फेरिंग्स भी चलता है, और स्किप्स भी चलता है, ठीक है। एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए दो टेस्ट है, टॉलेंस एंड स्किप्स। लेकिन कीटोन्स के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। दिस टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर कीटोन्स, बहुत जरूरी है। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो रिएजेंट यूज करते हैं, वो खुद होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। ये खुद ही रिएजेंट का नाम है। अब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता होगी कि सेंट्रल मेटल होता है, लिगेंड्स होता है, बॉक्स बनता है, काउंटर आयंस होता है, एक्सेट्रा। तो मैं आपको यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का। वो होता है FeCN 5 बार NO, और बॉक्स पर चार्ज नहीं लिखता हूँ मैं, सोडियम लिखता हूँ Na2, इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का, जहाँ पर सोडियम एक पॉजिटिव काउंटर आयन है, ठीक है। आयरन सेटल मेटल है, साइनाइड, ठीक है, ये जो है वो लिगेंड है, 5 लिगेंड, और NO यानी नाइट्रोजीलियम, ये भी एक लिगेंड है। तो मैं आपको होमवर्क में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का रिवीजन करते हुए आपको एक होमवर्क दे देता हूँ कि होमवर्क में नंबर 1 आप Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe क्या होता है। दूसरा होमवर्क में आप करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तीसरा आप करेंगे कि इसका EAN नंबर कितना है, ठीक है। चौथा आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है। ये 4 चीजें मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे से ग्रिप ना हटे, आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो ये कंपाउंड के लिए आपको ये 4 चीजें ढूंढनी है, ये होमवर्क रहेगा। जिस भी बच्चे ने इसको अच्छे से खुद से किया बहुत ही बढ़िया है, और नहीं किया तो भी आप जरा से रिवाइज कर लेंगे तो आपको आ जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर्स में कहीं ना कहीं ये कंपाउंड को डिस्कस किया है, शायद IUPAC में कहीं तो डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप देखिए आपके बुक में अगर आपने नोट्स बनाया तो कहीं मिल जाएगा, तो ठीक है। बट ऐसे तो आपको खुद से आना चाहिए, ऐसा देखना नहीं चाहिए कहीं से, ठीक है। चलिए अब ये जो रिएजेंट है इसको हम यूज करेंगे, तो कीटोन्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई कीटोन लेते हैं, तो ये जो कीटोन है इसको हम लोग बेस में डालेंगे, यानी OH- के मीडियम में डालेंगे, ठीक है। तो बेस में डालने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीटोन का एनायन बन जाएगा, कीटोन का एनायन बन जाएगा। और ये जो कीटोन का एनायन है, जब इसमें हम लोग सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे मतलब
मैं ऐसा लिखता हूँ FeCN 5 बार NO और बॉक्स पर चार्ज +2। मैं सोडियम नहीं लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग द आयन ऑफ नाइट्रोक्लोराइड, इट इज फाइन। सोडियम की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का आयन मैंने यूज किया, तो एनायन और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आयन जाएगा और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, कीटोन का एनायन और नाइट्रोक्लोराइड का आयन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका कलर होता है रेड, उसका कलर होता है रेड। तो अगर आपको किसी कंपाउंड के अंदर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने के बाद रेड कलर आता है तो वो कंपाउंड क्या होगा? कीटोन। अगर आपको किसी कंपाउंड के अंदर फेलिंग सॉल्यूशन डालने के बाद रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्डिहाइड, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन अल्डिहाइड को डिटेक्ट करता है और ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के आयंस जो है वो कीटोन को डिटेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर रहा होगा। जैसे एग्जांपल लेके बता सकता हूँ मैं आपको, जैसे समझो मैंने एसीटोन ले लिया, ठीक है, और इसमें मैं जब बेस यूज करूंगा तो आपको लगता है बेस एब्स्ट्रैक्ट से प्रोटॉन, बेस है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को खींच के वाटर निकाल देगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है वो कीटोन तो बनेगा बट उसका एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो CH2-, तो ये कीटोन का एनायन है, दिस इज कॉल्ड एज कीटोन एनायन, ठीक है। तो जब आप इसको नाइट्रोक्लोराइड आयन में डालोगे दैट इज FeCN 5 बार NO और बॉक्स पे चार्ज +2, इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसका कलर होता है रेड कलर। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? Fe एज इट इज है, CN 5 बार एज इट इज है, NO भी एज इट इज है, ठीक है। ये वाला लिगैंड की तरह डिटेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स इसके अंदर ये वाला लिगैंड बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2-, ठीक है, ये एक लिगैंड की तरह काम करेगा। और ये जो बॉक्स पे +2 चार्ज था अब वो हो जाएगा +3 बिकॉज उसके अंदर एक नेगेटिव आयन घुस चुका है, ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर सारी चीज आपको क्लियर रही होगी। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसका कलर होता है रेड, इसलिए आपको रेड कलरेशन मिलता है। तो रेड कलरेशन मिलता है बाय सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट द रिएक्शन इज गिवन पॉजिटिव या फिर द टेस्ट इज गिवन पॉजिटिव बाय दैट कीटोन। अगर आपको रेड कलरेशन नहीं मिल रहा है मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना है मतलब स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन नहीं होगा, है ना। इसका मतलब आप कुछ भी यूज करो, अल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर, कुछ भी यूज करो, आपको रेड कलरेशन नहीं मिलेगा बाय द एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कंपाउंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चारों ही डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई रहेगी, ठीक है। अगेन आई विल सजेस्ट कि एक बार आप जो है राइटिंग मटेरियल में से देख लीजिए कि इसको इंग्लिश में लिखा कैसे आता है, प्रेजेंट कैसे किया जाता है आंसर को, तो बढ़िया रहेगा। बाकी कंसेप्ट वाइज तो मैंने यहाँ पर एकदम आपको स्ट्रॉन्ग करवा ही दिया है, ठीक है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी यानी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। प्लीज पे अटेंशन, हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है हम जरा देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, हेलोफॉर्म प्रोड्यूस होता है फ्रॉम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो देखिए ये जो रिएक्शन है पहले कब होता है ये बहुत जानना जरूरी है, इसकी क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। सभी कंपाउंड्स ये हेलोफॉर्म के रिएक्शन नहीं देते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं जो हेलोफॉर्म के रिएक्शन देते हैं, तो ध्यान रखना। तो हेलोफॉर्म की रिएक्शन कौन देता है? ऑल दी मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स और एंड, और नहीं लिखना चाहिए, एंड लिखना चाहिए, एंड compounds that are oxidizable to methyl carbonyl group, ठीक है, can give this reaction, ठीक है। तो पहले बता देता हूँ मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। मिथाइल कार्बोनिल यानी कार्बोनिल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ R ग्रुप होता है, तो R में से एक ग्रुप हमेशा मिथाइल ही होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स। या फिर ऐसे कंपाउंड्स भी चलेंगे जो कि ऑक्सीडेशन होने के बाद अपने आप को मिथाइल कार्बोनिल में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जिसको हम जनरली कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। देखिए ये 2 डिग्री अल्कोहल ग्रुप है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूंगा, ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमें पता है कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3 है यहाँ पर और ये अल्कोहल का हो जाएगा कीटोन और ये R, तो ये भी एक मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट हुआ, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो गया बेटा? जनरेट हो गया, ठीक है।
तो ये वाला जो अल्कोहल है जिसका नाम है 2 डिग्री अल्कोहल विथ मिथाइल ग्रुप, ठीक है, विथ मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट का रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। ये वाला मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट का रिएक्शन देगा ही, लेकिन ये कंपाउंड देखो, ये कंपाउंड मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, पर इसका ऑक्सीडेशन करके मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड बनाया जा सकता है। तो ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीडाइजेबल होते हैं टू मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स, दे आल्सो कैन गिव दिस रिएक्शन। इसका मतलब क्या मैं फॉर्मुलेट कर सकता हूँ कि कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन देंगे? तो ध्यान से सुनना, कंपाउंड्स दैट गिव दिस रिएक्शन आर, ठीक है, कंपाउंड्स दैट गिव दिस रिएक्शन आर, नंबर 1 सारे के सारे कीटोन्स, लेकिन सारे के सारे कीटोन्स में कौन से? 2 ओन्स, ठीक है। जैसे देखो ये कंपाउंड भी एक कीटोन है, प्लीज पे अटेंशन, ये वाला भी कंपाउंड क्या है बेटा? एक कीटोन है, पर ये एलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि इसके कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में मिथाइल ग्रुप नहीं है ना, इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये कंपाउंड एलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पर ऐसा कंपाउंड लिखता CH3CH2 C डबल बॉन्ड CH3, तो क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देता? हाँ, क्योंकि इसके कार्बोनिल के बाजू में मिथाइल ग्रुप है। तो याद रखना सारे के सारे कीटोन जिसमें 2 ओन आता है, IUPAC नेम में जिसके 2 आएगा ना, ऑफ कोर्स उसके पहले वाला कार्बन CH3 ही होगा। तो IUPAC नेम में जो 2 ओन वाले होते हैं, ठीक है, वो ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। दूसरा, सारे के सारे अल्कोहल जिनमें 2 ऑल आता है, देखिए ना सेकंड पोजीशन पर अल्कोहल 2 ऑल आता है, वो भी ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तीसरा, एल्डिहाइड के अंदर सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो ये टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, दैट इज एसिड एल्डिहाइड, क्योंकि इसके अलावा ऐसा कोई एल्डिहाइड है ही नहीं जिसके कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एल्डिहाइड के अंदर सिर्फ एसिड एल्डिहाइड ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट है आपको समझ में आ रहा है कि हेलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है, ये सारे कंपाउंड्स देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हेलोफॉर्म टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। हेलोफॉर्म टेस्ट बहुत ही आसान रिएक्शन है, पर मेन क्या है आपको इतना समझ में आना चाहिए कि सभी कंपाउंड्स हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं? जो मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, या फिर वो कंपाउंड्स जो ऑक्सीडाइजेबल इनटू मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। या फिर शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको याद रखवाऊं तो कीटोन में सारे 2 ऑन, अल्कोहल में सारे 2 ऑल, और एल्डिहाइड में सिर्फ एक एसिड एल्डिहाइड, ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि अब हेलोफॉर्म का रिएक्शन क्या होता है, हेलोफॉर्म जो टेस्ट है या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है उसका रिएक्शन क्या होता है, प्लीज पे अटेंशन। इसमें हम क्या करते हैं, कोई मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, जैसे ये कंपाउंड मैंने लिया है, ठीक है, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, ये कोई मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड मैंने लिया है, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे सोडियम हाइपोहेलाइड NaOX, जी हाँ, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइपोहेलाइड, सोडियम हाइपोहेलाइड। तो जब हम रिएक्शन करेंगे तब यहाँ पर क्या होगा कि ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा, तो इन दोनों को अलग कर देंगे। जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो CH3 है वो आपको यहाँ पर CHX3 बना के देगा, X जो है वो यहाँ से आएगा। तो CHX3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है? ये क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये कंपाउंड मिलेगा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। क्लोरोफॉर्म, अगर यहाँ तीनों एक्स क्लोरीन होते तो क्लोरोफॉर्म लिखते हैं, ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म लिखते हैं, आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म लिखते हैं, इसलिए जनरली इसे हम कहते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हेलोफॉर्म प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर हेलोफॉर्म प्रोड्यूस होता है। और आपको पता कैसे चलेगा कि हेलोफॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है? हेलोफॉर्म का एक डिस्टिंक्टिव स्मेल होता है, तो जब आप ये रिएक्शन करेंगे और आपको डिस्टिंक्टिव स्मेल आने लग जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हेलोफॉर्म प्रोड्यूस हो चुका है। हेलोफॉर्म प्रोड्यूस हो चुका है मतलब तुम्हारा जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो एक मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज द एक्चुअल रिएक्शन ऑफ हेलोफॉर्म टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर सोडियम हाइपोहेलाइड का एक्शन करते हैं। किसका एक्शन करते हैं? सोडियम हाइपोहेलाइड का एक्शन करते हैं। तो आपको क्या होता है कि मिथाइल और कार्बोनिल ग्रुप बीच में से ब्रेक हो जाता है, बीच में से ब्रेक हो जाता है, और ये जो कार्बोनिल वाला ग्रुप होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो CH3 ग्रुप बाकी है उसका हेलोफॉर्म बनता है। याद रखना CHX3 बनता है, जो कि X यहाँ से आने वाले, तो ऑफकोर्स इसको बैलेंस वगैरह करना पड़ेगा। तो अब ये रिएक्शन तो मैंने खाली आपको ऊपर ऊपर से बताया, अब मैं आपको डिटेल में ये रिएक्शन सिखाने जा रहा हूँ, पर मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया। तो आप ये लिख लीजिए अपने बुक के अंदर, बहुत ही जरूरी है। और फिर अब मैं आपको इसका ओरिजिनल रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल सॉल्व करके, ताकि एग्जांपल भी समझ जाए और टेस्ट भी समझ जाए कि आइडोफॉर्म टेस्ट गिवन बाय एसीटोन, ठीक है। तो अब देखिए एसीटोन कैसा दिखाई देता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, IUPAC नेम में लिखे तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 या प्रोपेनोन लिखो तो भी चलेगा।
अभी आप चेक कर सकते हैं मिथाइल ग्रुप के बाजू में कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो ये एक टाइप का मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड है, सही है। तो इट इज अ काइंड ऑफ मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड। सो ये कंपाउंड जो है वो इस रिएक्शन में अंडरगो करेगा, ठीक है। अगर ये मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड होता ही नहीं या ऑक्सीडाइजेबल टू मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होता ही नहीं तो ये जो रिएक्शन आपको मिलता ही नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर आइडोफॉर्म बेस देना चाहिए, तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए, सोडियम हाइपो हैलाइड नहीं, इस बार यूज करेंगे सोडियम हाइपो आयोडाइड, क्योंकि आपको आइडोफॉर्म टेस्ट चाहिए। तो इसमें हम यूज करेंगे सोडियम हाइपो मतलब ऑक्सीजन NaO, एक्स के जगह मैं यूज करूंगा आई, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइपो आयोडाइड। अब प्रॉब्लम ये है कि सोडियम हाइपो हाइड्राइड जितने भी होते हैं NaOH जितने भी होते हैं सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं, उनको इन सिटू में बनाना पड़ता है। तो अब इन सिटू में उसको कैसे बनाएंगे, आप यूज कर सकते हैं NaOH और आप यूज कर सकते हैं आयोडीन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद ये बना जाएगा। या तो फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, Na2CO3 भी यूज कर सकते हैं प्लस आयोडीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो इन सिटू रिएजेंट बताए हैं, NaOH plus iodine will give you NaOI or you can even use Na2CO3 plus iodine, that doesn't matter। दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, और इन दोनों में से कोई भी एक ही एजेंट मेंशन करना होता है, डोंट वरी। मैं जनरली NaOH और आयोडीन ही याद रखता हूँ, ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद रिएक्शन होगा, तो मैंने क्या बताया था, कार्बोनिल और मिथाइल का ग्रुप ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बोनिल और मिथाइल का ग्रुप अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऐसा हो जाएगा और मिथाइल का ग्रुप भी निकल जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो डोंट यू थिंक यहाँ बेस प्रेजेंट है और यहाँ एसिड है तो यहाँ सोडियम सॉल्ट बनेगा, इसलिए यहाँ पर कभी भी हमको एसिड नहीं मिलता है, एसिड का सॉल्ट मिलता है, करेक्ट। अगर यहाँ पर NaOH यूज किया है NaOI तो ये बेसिक सॉल्ट से आया ना, तो बेसिक यहाँ पे बन जाएगा कंपाउंड, सही बात है। प्लस जो CH3 ग्रुप है उसका क्या हुआ, वो अब आइडोफॉर्म बन जाएगा। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHI3, ठीक है। इस तरह से उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको जो है समझ में आए होंगे, ठीक है। इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। प्लस ऑफ कोर्स यहाँ पे और भी साइड प्रोडक्ट्स निकलते जाएंगे, ठीक है, NaOH निकलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंस करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही आयोडीन है और यहाँ पर 3 आयोडीन है, तो लेट मी राइट इधर 3 आयोडीन, करेक्ट है। इस तरह से यहाँ पर 3 आयोडीन आ जाएंगे, करेक्ट। अब आगे देखें तो यहाँ पर NaOI 3 बार हो जाएगा ना, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NaOH, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप बैलेंस कर सकते हैं। देखो सोडियम यहाँ कितनी बार है, 3 बार, यहाँ 1 बार यहाँ पे है और 2 बार यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से 3 बार हो गया, क्लियर। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लूज हुए हैं, एक कार्बन है, ये वाला एक कार्बन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और यहाँ के 3 है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, इस तरह से, करेक्ट। तो ये जो रिएक्शन है अभी इस तरह से पूरी तरह से बैलेंस रिएक्शन है, ऑलराइट। चलिए दूसरा रिएक्शन भी सॉल्व करते हैं कि क्लोरोफॉर्म टेस्ट भी गिवन बाय एसिटाल्डिहाइड। तो चलिए एसिटाल्डिहाइड कैसा दिखाई देता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम मैं कह देता हूँ कि ये कंपाउंड जो है वो है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, या फिर IUPAC में मैं कहूँ तो इथेनॉल। अब आप चेक कीजिए क्या इसके कार्बोनिल ग्रुप के बाद में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, हाँ, तो ये भी एक टाइप का मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, तो ये भी एक आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए, क्लोरीन वाला सोडियम हाइपोहाइड्राइड यूज करना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे NaOCl, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइपो, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, क्लोराइड। अब इसको NC2 में कैसे बनाएंगे, ऑफ कोर्स NaOH लेंगे और इसमें हम लोग क्लोरीन ऐड करेंगे, सिंपल है, ठीक है। अब इसको ऑब्वियसली हीट करना होगा। अभी क्या हो जाएगा बताओ कि ये जो मिथाइल और कार्बोनिल का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कार्बन वाला एसिड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड, ठीक है, कुछ इस तरह से। पर यहाँ पर NaOH मीडियम होने की वजह से आपको उसका सॉल्ट मिलेगा, तो मैं लिखता हूँ Na+ और O-, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ सकते हैं कि ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो लेट मी राइट सोडियम फॉर्मेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। प्लस मिथाइल ग्रुप का क्या हो जाएगा, वो हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो HCHCl3 ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। इसका भी डिस्टिंग्विश बनेगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बना था उसका नाम क्या था, आइडोफॉर्म, तो आपको नाम मेंशन करना होता है, दिस इज कॉल्ड सोडियम एसिटेट, ठीक है, सबका नाम लिखना जरूरी होता है। ऑफ कोर्स बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ NaOH बाहर निकल जाएगा, इसके आगे आपने कुछ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दैट। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको अच्छी तरह से रिएक्शन समझ में आया है कि किस तरह से हेलोफॉर्म टेस्ट हमको मिलता है। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी कहा था कि अल्कोहल्स भी हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब कौन से अल्कोहल्स जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ये भी मैंने आपसे कहा था कि सारे अल्कोहल्स नहीं, सिर्फ 2 ऑल्स वाले कंपाउंड होते हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल, है ना, मैं एग्जांपल नंबर 3 लेके यहाँ पे आपको बताता हूँ।
कैसे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल नंबर 3 लेट अस से ब्रोमोफॉर्म टेस्ट गिवन बाय आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो देखते हैं ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये टेस्ट दे सकता है कि नहीं। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3 CHOH और ये CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको आप सेप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं कॉमन नेम में, ठीक है। और IUPAC नेम में आप इसको प्रोपाइन 2 भी बोल सकते हैं। तो देखिए क्या ये एक ऐसा अल्कोहल है विच इज ऑक्सीडाइजेबल टू मिथाइल कार्बोनिक कंपाउंड। अगर आपका आंसर हाँ है तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, अगर आपका आंसर ना है तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब देखते हैं क्या होगा। जब आप इसके अंदर हेलोफॉर्म टेस्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको इसके अंदर सोडियम हाइपोहाइलाइट डालना पड़ेगा, दैट इज NaOH डालना पड़ेगा। अब NaOH कहां से आएगा, NaOH प्लस X2 से आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि सोडियम हाइपोहाइलाइट है ना, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताओ बच्चा ये क्या है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब आप इसका एक्शन किसी अल्कोहल पर करोगे तो वो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर देगा। अब आप इसका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो ऑक्सीडेशन करने पे 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है, ये हमको पता है, ये हमने ऑलरेडी सीखा है। यही तो MOP ऑफ कीटोन में सीखा था हमने। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। और ये जो कीटोन है अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्बोनिल के बाजू में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इट्स अ काइंड ऑफ मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड। ये सब नो, अगर ये फॉर्म प्रेजेंट है, ये रिएजेंट प्रेजेंट है और उसके बाजू में मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड अगर आ जाता है तो डोंट यू थिंक इसके बीच में रिएक्शन हो जाएगा, करेक्ट है। NaOH प्लस आयोडीन या फिर NaOH प्लस जो भी आपने हेलोजन यूज किया है, ठीक है। तो इनके बीच में रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर आपको सॉल्ट मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ऑफ कोर्स, ठीक है। और यहाँ पर CH3 ग्रुप जो है वो बन जाएगा CHX3 यानी हेलोफॉर्म ग्रुप, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है, मिथाइल वाले 2 डिग्री अल्कोहल्स, ये एक्चुअली हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। हेलोफॉर्म टेस्ट का जो रिएजेंट है वो उनको ऑक्सीडाइज करके मिथाइल कार्बोनिल कीटोन में कन्वर्ट कर देता है या मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, और वो कंपाउंड एक्चुअली ये टेस्ट देता है। पर देखने वाले को ऐसा लगता है कि जब हम लोग ने हेलोफॉर्म का रिएजेंट इसमें डाला तो डायरेक्ट हेलोफॉर्म बना, पर ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर ऑल द 2 डिग्री अल्कोहल्स हैविंग मिथाइल ग्रुप गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड एंड मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड इवेंचुअली गिव्स द टेस्ट, ठीक है। तो इट अपीयर्स टू अस और इट सीम्स टू अस वेदर इट जस्ट अपीयर्स टू अस कि 2 डिग्री अल्कोहल ने ये टेस्ट पॉजिटिव दिया या फिर हेलोफॉर्म का रिएक्शन दिया। इट इज नॉट लाइक दैट। 2 डिग्री अल्कोहल क्यों देता है उसके पीछे का रीजन ये है कि 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेगा तो कीटोन बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेग-ब्यूटाइल अल्कोहल लेता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको सेग-ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर पता होगा। तो सेग-ब्यूटाइल अल्कोहल यानी ब्यूटेन 2ऑल, ठीक है, ये कंपाउंड लिया। तो अभी सेग-ब्यूटाइल अल्कोहल का अगर मैंने NaOH डाला तो वो उसको ऑक्सीडेशन कर देगा। सेग-ब्यूटाइल अल्कोहल से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 2ओन कीटोन बन जाएगा। अब ब्यूटेन 2ओन के अंदर भी C+O के बाजू में मिथाइल ग्रुप है, तो इट बिकम्स ए मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड। इसका मतलब वो हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, इसका मतलब वो हेलोफॉर्म का रिएक्शन देगा, आपको वहां पे हेलोफॉर्म का स्मेल आएगा, बराबर है। पर सपोज अगर मैं लेता पेंटेन 3ऑल अल्कोहल, पेंटेन 3ऑल ऐसा कुछ ये स्ट्रक्चर आएगा पेंटेन 3ऑल का, ठीक है। तो पेंटेन 3ऑल का अगर मैं हेलोफॉर्म टेस्ट करने की कोशिश करता, हेलोफॉर्म रिएक्शन करने की कोशिश करता, तो क्या ये रिएक्शन पॉजिटिव आता, मैं कहूंगा नहीं आता। कैसे, क्योंकि अगर मैंने पेंटेन 3ऑल लिया है और मैं NaOH डालूंगा तो NaOH बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडेशन करके इसको पेंटेन 3ओन यानी कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। पर क्या पेंटेन 3ओन ऐसा कीटोन है जिसके बाजू में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं, इसके दोनों तरफ देखिए आप इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो कंपाउंड है वो मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये हेलोफॉर्म का रिएक्शन नहीं देख सकता। तो क्या दुनिया के सारे 2 डिग्री अल्कोहल हेलोजन का रिएक्शन देते हैं क्या, नहीं, सिर्फ वही 2 डिग्री अल्कोहल जिनका ऑक्सीडेशन होने पे मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूस होता है वही हेलोफॉर्म के टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं या हेलोफॉर्म का रिएक्शन देता है, ऐसा मुझे कहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट जो है मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर हमने 2-3 एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस किया है। हेलोफॉर्म रिएक्शन एग्जाम में आते ही है, हेलोफॉर्म के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल एक तो आया ही है, कहीं MCQ में आया है या कहीं 2 मार्क में आया है, कभी कभी तो 3 मार्क में भी आया है। तो हेलोफॉर्म का रिएक्शन छोड़ना मत, बहुत जरूरी कंसेप्ट है, ठीक है। ऑलराइट, मिलते हैं आगे।